लागू है। तो आज की हम क्लास में देखेंगे कि जो कक्षा 10 के अंदर जो साइंस का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उस चैप्टर को अपने स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस वीडियो में एक तो आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है, साथ में आप लोगों को खुद को पता लग जाएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में हमें इस लेसन में कोई भी या किसी प्रकार का कोई डाउट शेष नहीं रहा है। साथ में मैं आपको इसके PDF नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा, तो मेरे साथ देखते रहिएगा वीडियो को कि आपको नोट्स किस प्रकार से मिलने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सिलेबस किन किन के लिए है। तो ये जो वीडियो है वो उन सभी बच्चों के लिए है जो NCERT के सिलेबस के अंदर पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे जनरली इस साल राजस्थान बोर्ड में या केंद्रीय बोर्ड में या KBS में या उन सभी राज्यों के अंदर जहां पर NCERT का सिलेबस लागू है, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अपन नाम से पता लगा हमारे लेसन का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ ऑक्सीजन है, जब दोनों एक जगह मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा? जल। ठीक है, तो दो अलग अलग लोग कैसे? सर इसका तो गुण अलग है हाइड्रोजन का, इसका गुण अलग है ऑक्सीजन का, यानी कि ये भी गैस है ये भी गैस है और मिलके क्या बना रहा है? द्रव बना रहा है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें आपको इस लेसन में कंप्लीट करवाता रहूँगा। तो देखो, इसकी वजह से रासायनिक अभिक्रियाओं में होता क्या है? सबसे पहले होता है उसकी अवस्था में बदलाव, यानी जैसे आपको यहाँ पर गैस दिखाई दे रही थी और अवस्था बदल गई, इसकी द्रव हो गई। रंग में परिवर्तन, यानी आप देखो हाइड्रोजन कैसी होती है, ऑक्सीजन कैसी होती है और पानी कैसा होता है, यानी उनके रंग में भी यहाँ पर बदलाव होने वाला है। आगे अब इसके तापमान में बदलाव हो जाएगा और लास्ट में है गैस में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अपने जो सामान्य बेसिक फंडामेंटल है जो हमने यहाँ पर देखे हैं। अब देखो, कुछ अपने ऐसी विक्रियाएं होती है जो दैनिक जीवन में होती है जिसे हमें पता नहीं रहता, जो होती है रासायनिक जीवन में होने वाली, यानी कि जो दैनिक जीवन में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है जैसे भोजन का पचना। जैसे अपन खाना खाया अपन ने और वो भोजन पच गया, जैसे 8 घंटे में 4 घंटे में 5 घंटे में उसका पाचन हो जाता है, तो वह भी क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। श्वसन, यानी अपन जो श्वास ले रहे हैं वो भी क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जंग, यानी लोहे के ऊपर अगर जंग लग रही है तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आगे इसका दही का बनना, यानी दूध के अपन थोड़ा सा जावन डालते हैं और जावन डालते उसको क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। आगे अंगूर का किण्वन, तो ये सभी दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है जिन्हीं के द्वारा इस चैप्टर को यहाँ पर समझाया गया है। तो मैं इसको फटाफट मिटा देता हूँ। अब हम अपने जो पहला चैप्टर है उसकी पहली हेडिंग देखते हैं, रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो देखो, रासायनिक समीकरण या किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसमें जो भाग लेने वाले एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का पता होना जरूरी है। तो रासायनिक समीकरणों में देखो दो लोग भाग लेते हैं यहाँ पर। पहला तो होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं? जब अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और जो नई चीज़ का निर्माण करते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि सर इन्हीं की मदद के द्वारा या इन्हीं के द्वारा जो नई चीज बनेगी जिसे हम उत्पाद कहते हैं। और दूसरी चीज आएगी अपने पास में उत्पाद, यानी ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्पाद बन रहा है, यानी जो रिजल्ट बन रहा है उसे हम उत्पाद कहते हैं। और वो रिजल्ट किस कारण बन रहा है वह हम कहते हैं अभिकारक कहते हैं। जैसे अपन देखें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो लोग हैं मिलके क्या बना रहे? एक नया उत्पाद बना रहे, यानी कि जल बना रहे। तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो तो हो गया हमारा अभिकारक, और जो जल बना है वो हमारा क्या बना है? यहाँ पर उत्पाद बना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ये बात? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को, यानी अब इन अभिक्रियाओं को अपन किस चीज़ के द्वारा दर्शाते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको अपन जिस चीज़ के द्वारा दर्शाते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखो, एक उदाहरण देख लेते हैं अपन। एक मैग्नीशियम रिबन है, यानी एक मैग्नीशियम का रिबन है, यानी रिबन समझ से सभी मतलब कागज का एक टुकड़ा है मैग्नीशियम का, समझ लो। उसको वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, यानी जब अपन उसको जलाते हैं तो क्या होता है? MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये एक बर्नर है, यहाँ पर आग चल रही है और ये आपने एक मैग्नीशियम का रिबन या एक टुकड़ा लिया, आपने इसको फ्लेम के पास में लेके आए, तो फ्लेम और साथ में यहाँ पर क्या है? वायु। वायु में क्या होती है यहाँ पर? ऑक्सीजन।
तो जब मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो इसका क्या बन जाएगा, एक चूर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका चूर्ण। और अब आप लोगों ने देखो मैग्नीशियम किस फॉर्मेशन में था यहाँ पर और अब किस फॉर्मेशन में आ गया, यानी इसकी अवस्था में बदलाव हो गया, साथ में इसकी प्रकृति में बदलाव हो गया। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, उत्पाद क्या बना रहे हैं यहाँ पर, MgO। तो याद रखना अब एक चीज देखो आप लोग, इधर देखो आप लोग Mg एक है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर अभी तक ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो इस प्रकार का समीकरण जो बैलेंस नहीं है या जो सामान्य समीकरण होता है उस समीकरण को अपन कंकाली समीकरण कहते हैं। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कंकाली समीकरण लिखो, तो ध्यान रखना कंकाली समीकरण उसी को कहते हैं जो बैलेंस नहीं होता है। कुछ अपनी शब्दावलियां हैं जो हमें रासायनिक समीकरणों में पता रहेगी, जैसे एस, कहीं पर अगर एस लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड यानी कि ठोस। एल लिखा होगा यानी कि लिक्विड यानी कि तरल या द्रव। गैस लिखा होगा इसका मतलब, गैस का मतलब तो गैस या वायु हो गया। और एक क्यू यानी एक्वस, एक्वस का मतलब होता है यहाँ पर जलीय, यानी कि जो एक्वस वाला पदार्थ होगा उस वह जल के द्वारा बना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे किसी रासायनिक समीकरण आ गया तो उसको आप लोग संतुलित किस प्रकार से करेंगे। अब संतुलित का मतलब हो गया कि अभिकारक और उत्पाद की जो नंबर्स है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अपने पास में, इस प्रकार का कोई समीकरण दिया होगा और आपसे पूछेगा कि इस समीकरण को संतुलित करो, तो अपन को जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपने को सबसे पहले समझनी है। तो आपको पहले इस प्रकार से एक टेबल बना लेनी है, एक तरफ लिखे यहाँ पर तत्व, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, ये अपने सीखने के लिए। तो अपने तत्व कौन कौन से यहाँ पर, तो एक तो Fe है जो मैंने Fe लिख दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लिख दिया, O है O लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इधर भी देख लो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चलो क्लियर हो गया। अब एक चीज नोट करो, सबसे पहले आप लोग देखो कि Fe अभिकारक में कितने हैं, तो अभिकारक कौन सा होता है, ये अभिकारक होता है और ये क्या होता है यहाँ पर, उत्पाद होता है। तो अभिकारक में Fe देखो कितने हैं यहाँ पर, 1 है, और उत्पाद में कितने यहाँ पर Fe3 यानी कितने, 3। हाइड्रोजन की बात करें तो अभिकारक में कितने यहाँ पर, 2 है, और उत्पाद में भी कितने यहाँ पर, 2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 1 है अभिकारक में तो, और उत्पाद में कितने यहाँ पर, 4 हैं। ठीक है, अब इससे आपको ये पता लग जाएगा कि सर हमें दोनों तरफ की जो संख्या है वो बराबर करनी है। तो देखो हाइड्रोजन की यहाँ पर बराबर है, ऑक्सीजन की यहाँ पर बराबर नहीं है, Fe की यहाँ पर बराबर नहीं है। तो देखो अपन इसको चरणों के हिसाब से करेंगे, यानी स्टेप वाइज अपन इसको क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जो भी आप लोगों को जो समीकरण दिया जाएगा उस समीकरण को आपको इस प्रकार से कोष्टक में बंद कर लेना है। कोष्टक में बंद करने का मतलब ये हो गया कि इस कोष्टक के अंदर जो भी यहाँ पर यौगिक मौजूद है यानी तत्व मौजूद है या परमाणु मौजूद है उसके साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हो गया, इसको कोष्टक में बंद कर लिया है, बॉक्स में बंद कर लिया। उसके बाद में अपन इस टेबल के अंदर देखेंगे कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसको अपन सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो जैसे अपने को यहाँ पर दिख रही है ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज्यादा है, तो यानी हम सबसे पहले ऑक्सीजन को यहाँ पर संतुलित करेंगे। उसके बाद में अपने को Fe की संख्या ज्यादा दिख रही है तो फिर अपन Fe को करेंगे और लास्ट में अपन किसको करेंगे, H को करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को। साथ के साथ में लिखना चाहो तो नोट्स बना लेना, नहीं लिखना चाहो तो मैं आपको बता दूंगा नोट्स भी आपको किस प्रकार प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन एक बात करते हैं, ऑक्सीजन की अपन बैलेंस करके देखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की देखते हैं अपन। इधर O कितना है सर, 1 है, इधर देखो अपने को 1 है, इधर कितने 4, यानी अपने को इसको बराबर करने के लिए इसको कितने से गुणा करूंगा मैं, 3 से गुणा करूंगा या 4 से करूंगा। कितने से करूंगा, 3 से करूंगा या 4 से करूंगा, कि सर हम तो कितने से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे। तो अभिकारक यानी इधर है तो इसको मैं कितने से गुणा कर देता हूं, 4 से। तो देखो अब इधर 4 हो गया और इधर भी कितना है, 4 हो गया। तो सर यहाँ का तो काम हो गया, यानी कि ये दोनों 4 4 बराबर हो गए हैं। ठीक है, अगला अपन देखते हैं Fe का, क्यों दूसरा नंबर पे है नहीं ज़्यादा। तो Fe इधर कितने हैं, यहाँ पर 3 है, इधर कितने 1 है, तो इनको बराबर करने कितने से गुणा करूंगा मैं, 3 से गुणा करूंगा। तो Fe यानी यहाँ पे इसका कितने लगाऊंगा मैं, 3 लगा दिया मैंने, समझ में आ रहा। तो अब ये भी सर कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। अब एक बार हाइड्रोजन को अपन चेक करके देखते हैं क्या सही है गलत है। तो हाइड्रोजन इधर तो कितने हैं सर, 2 हैं, और इधर कितने हो गए, 4 4 दूनी 8 हो गए, इधर
4 दूनी 8 कितने हो गए यहाँ पर हो गए 8 हो गए। तो देखो 2 4 दूनी 8। अब देखो इसको बराबर करना है तो इधर में कितने से गुणा करूंगा, इधर 4 से गुणा कर दूंगा। तो ये हो गया अपना 4 से। तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 8। तो मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग एक बार टेबल को देख लो, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, 4 4, यानी कि इधर और इधर बराबर अभिकारक व उत्पादों की संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समीकरणों को संतुलित करते हैं। अब जैसे आप लोगों ने जिस समीकरण को संतुलित कर लिया तो उसके बाद में आप लोगों की इसकी अवस्था लिखनी है, यानी किसकी अवस्था, यानी किस फॉर्मेशन में पाया जाता है। तो अपन अवस्था कहाँ लिखेंगे, देखो इसे मैं इसको लिखता हूं 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O लिक्विड, यानी कि तरल है Fe3O4, यानी कि जो आयरन का ऑक्साइड है वो भी कैसा होता है, सॉलिड। इससे आपको पता लग जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, गैस है। इस प्रकार से इस समीकरण को लिखा जाता है। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, जो आप लोगों को कमेंट में मुझे बताएंगे Mg+O2 इससे बनता है MgO। तो इसको आप लोग संतुलित करके मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं इसको। तो देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैसे अभी अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं को यहाँ पर संतुलित किया है, तो हमने इन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो इसके ऊपर भी कभी काफी बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, उसका कारण बताइए। तो देखो इसका कारण यही है कि आपने पिछली क्लास में कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक नियम था, कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी पदार्थ को ना तो आप पैदा कर सकते हैं, ना ही आप लोग उसको नष्ट कर सकते हैं। अर्थात यही रूल अपने रासायनिक अभिक्रियाओं में लागू होता है कि अभिकारकों की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता बराबर होती है। ठीक है, तो अपन इसी कारण अभिकार की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता यानी इनकी संख्याओं को हम बराबर करते हैं। ठीक है, अगला अपना पॉइंट है, देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के वैसे अपने कोर्स में 4-5 प्रकार दे रखे हैं, तो अपन डिटेल वाइज यानी नंबर वाइज अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला है यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नहीं, उसके नाम से पता लग रहा है, यानी कनेक्टिव, यानी कि दो लोग आपस में जुड़ रहे हैं और किसी तीसरे का निर्माण कर रहे हैं, यानी अभिकारक और अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण अपन देख लीजिए, जैसे CaO प्लस H2O मिलकर CaOH2 बनाता है। CaO क्या होता है यहाँ पर, चूना। कौन सा चूना होता है, जो उसमें कली आती है ना, कली बिना बुझा हुआ चूना। अपन कली को लेके आते हैं और पानी में घोल देते हैं उसको, जैसे दीवारों पर सफेदी करते हैं ना, उस समय अपन करते हैं ना, चूना लेके आते हैं, पानी में घोलते हैं और उससे जो बनता है उसको अपन बोलते हैं बुझा हुआ चूना। भाई क्वेश्चन याद कर लेना, ये बिना बुझा चूना है और ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो देखो ये अभिकारक है, यानी कि CaO चूना और पानी, यानी दोनों अभिकारक है, मिलके एक नया उत्पाद बना रहे हैं, यानी इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार अपन CO2 का निर्माण देख लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कैसा होता है यहाँ पर, सॉलिड होता है। ऑक्सीजन कैसी होती है यहाँ पर, गैस होती है, मिलके क्या बनाती है यहाँ पर, गैस बनाती है। इसी प्रकार अपन जैसे जल का निर्माण की अभिक्रिया भी देख लेते हैं। तो जल के निर्माण की अभिक्रिया भी एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, मिलके क्या बना रहा है यहाँ पर, जल बना रहा है। दोनों देखो गैस है, दोनों गैस मिलके क्या बना रहा है यहाँ पर, लिक्विड बनाता है। एक क्वेश्चन आता है हमारे संयोजन अभिक्रियाओं से कि जो अपन जैसे दीवारों पर जैसे सफेदी करते हैं, तो अपन देखते हैं जैसे वो सूख जाती है, सूखने के बाद में वो शाइनिंग देती है, अपने को चमक देती है। तो उसका कारण ये होता है कि जैसे अपन ने बाजार से कड़ी लेके आए, कड़ी का अपन कट्टा लेके आए जो सूखा होता है, उसका सूत्र होता है CaO। उसको आपने जल के साथ में क्रिया करवाई और वो बन गया बुझा हुआ चूना, यानी CaOH2 बन गया। ठीक है, CaOH2 बन गया। अब अपन क्या करेंगे, जब उस कड़ी को छान लिया, फिर अपन ब्रश की सहायता से दीवारों पे करते हैं। तो जो CaOH2 होता है, यानी कि जो अपना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उपस्थित, उसके साथ में क्रिया करता है और उसके साथ में क्रिया करने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है।
और साथ में जो जितना जो पानी होता है वो पानी सारा उड़ जाता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र भी होता है, यानी मार्बल का सूत्र भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, अपने दूसरी देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब हम सेकंड नंबर देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, वियोजन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, यानी जैसे मान लीजिए कोई ए अभिकारक है, उससे आपको बी व सी उत्पाद बन रहे हैं। जैसे ये 3 प्रकार की होती है, पहले होती है उसमें वियोजन, दूसरी वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन और तीसरी है प्रकाशीय वियोजन। नाम से पता लगा उसमें यानी कि उन अभिक्रियाओं में जिनको आपने ताप दिया है और उसके बाद में अगर अपघटन हो रहा है, यानी उस अभिकारक का अगर अपघटन हो रहा है या उस उत्पाद का अपघटन हो रहा है। तो जैसे उसमें को अपन देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है अकेला, इस अकेले को अपन जब गर्म करेंगे, यानी ये चिन्ह होता है गर्म करने का, यानी उष्मा देंगे तो 2 चीज़ों में बढ़ जाएगा, चूल्हे में प्लस CO2 में। ठीक है, दूसरी है वैद्युत अपघटन की बात करें अपन, तो जैसे पानी है, अगर पानी में अगर आप लोग करंट देंगे यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है, यानी इस एक का अपघटन हो रहा है 2 में या 2 से अधिक में। तीसरी अभिक्रिया यहाँ पर प्रकाशिक वियोजन। प्रकाशिक वियोजन में आप लोग देखोगे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी सिर्फ वह अभिक्रियाएं जिनमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जिनका विघटन होता है। जैसे अपन देखते हैं सिल्वर क्लोराइड देख लेते हैं, अगर उसको सूर्य का प्रकाश देंगे तो वह सिल्वर में प्लस क्लोराइड में बढ़ जाती है। इसी प्रकार AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, अगर इसको अपन सूर्य का प्रकाश देंगे तो यह सिल्वर और ब्रोमाइड में बढ़ जाती है। और इन अभिक्रियाओं का यानी इन रासायनिक अभिक्रियाओं का इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, इसका इस्तेमाल होता है, जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक का मतलब काला और व्हाइट का मतलब सफेद, यानी कि शाम सफ़ेद फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये 2 नंबर होगी। तीसरी है अपनी विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है जैसे क्लास में सर अगर कोई बच्चा आवाज़ करता है तो इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह बैठा देते हैं और उस दूसरे वाले को उससे पहले वाले की जगह बैठाते हैं, यानी एक दूसरे की जगह यहाँ पर बदल देते हैं, उसे अपन कहते हैं विस्थापन। तो देखो विस्थापन में होता है क्या है, इसमें 2 लोग होते हैं, एक तो होता है जो ज़्यादा क्रियाशील होता है यानी जो ज़्यादा बदमाशी करता है, और एक होता है जो कम क्रियाशील होता है। तो बदमाशी को कम क्रियाशील के साथ में यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाशील तत्व के द्वारा किसी दूसरे कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देते हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे Fe है और CuSO4 है, यानी अपना जो आयरन है और कॉपर सल्फेट है, इसकी जब अपन क्रिया करवाएंगे तो आप लोग देखो इसमें Fe क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। इसमें Fe क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है और वह इस कॉपर को बदल देता है, यानी Fe किसकी जगह आके बैठ जाएगा, कॉपर की जगह, यानी इनकी जगह क्या होगी, इंटरचेंज होगी। तो आप लोग देखो इधर Fe तो आ गया और सल्फेट ले गया और साथ में इस कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ पर मुक्त कर देता है। तो इससे हमें पता यही लग रहा है इस अभिक्रिया में कि सर Fe अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं अपन जिंक का और कॉपर सल्फेट का। तो इसमें भी सेम वही है, यहाँ पर अधिक क्रियाशील कौन है, यहाँ पर जिंक अधिक क्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा और खुद आकर यहाँ पर बैठ जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 दूसरी हो गई और तीसरी होगी अपन चौथी अभिक्रिया देखते हैं जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो अपन चौथी देखते हैं, अगर 4 नंबर की देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्वि यानी का मतलब होता है 2, यहाँ पर 2 लोगों का आपस में विस्थापन होता है। उधर तो क्या रहा था, किसी एक ने कर रखा था, इधर यहाँ पर 2 यौगिकों का आपस में आयन विस्थापन होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो देखो उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। इसमें आप लोग देखो यहाँ पर रिजल्ट बनता है, तब क्या होता है, देखो ये जो बेरियम है वो चला जाएगा यहाँ पर और जो सोडियम है वो चला जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 2 लोग आपस में आयनों का विस्थापन कर रहे हैं या एलिमेंट्स का विस्थापन कर रहे हैं। तो देखो जो बेरियम जो इधर आएगा तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट, और जो सोडियम है वो इधर आएगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। और जो बेरियम सल्फेट होता है वो अभिक्रिया के दौरान सफ़ेद अवक्षय बनाता है और पेंडम में जाकर बैठ जाता है। तो ये होगी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अगली और अंतिम अभिक्रिया है अपनी उपचयन व अपचयन। तो देखो उपचयन को अपन ऑक्सीकरण भी बोल देते हैं और अपचयन होता है जो अपचयन ही होता है। अब उपचयन को और अपचयन में आप लोग फर्क कैसे करेंगे, तो देखो अपचयन और उपचयन दोनों में क्या है,
उपचयन को अपन बोलेंगे ऑक्सीकरण, अर्थात जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी उसे हम उपचयन कहते हैं, या हाइड्रोजन की मात्रा घट जाएगी उसे हम उपचयन कहेंगे। लेकिन जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की मात्रा तो घट जाएगी यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो उन अभिक्रियाओं को अपन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका अपन उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से आप लोग आराम से समझ जाओगे इसको। तो देखो एक उदाहरण, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, CO2। तो आप लोग देखो ये कार्बन है और ये क्या बना रहा है इधर, CO2, यानी कार्बन में किसकी मात्रा बढ़ गई, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। तो देखो ये अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, उसके अपन बोलते हैं उपचयन। तो ये अभिक्रिया कैसी है, उपचयन अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं, कॉपर का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O। तो देखो सबसे पहले अपन इसको पकड़ते हैं, ये कॉपर का ऑक्साइड है और ये मिलके क्या बना रहा है, इधर कॉपर बना रहा है। अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर CuO था और यहाँ पर खाली Cu है, यानी कि यहाँ पर किसकी कमी होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी। तो आपको पता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कहलाएगा अपना अपचयन। इधर देखते हैं अपना H2 यानी हाइड्रोजन था और इधर ऑक्सीजन और जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन से क्या बन गया, H2O। तो आपको पता है जहाँ पर इसकी मात्रा बढ़ गई तो इसको अपन बोल लेंगे उपचयन, क्योंकि सर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थी अपनी पांचों अभिक्रिया। और अपनी अंतिम हेडिंग है कि दैनिक जीवन में इस उपचयन अभिक्रिया कहाँ कहाँ काम में आती है। तो अभी अपन ने जो अभिक्रिया देखी थी अपचयन उपचयन वाली, अब इसके अंदर अपन अगली और लास्ट हेडिंग है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी कि ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है, जिनके प्रभाव हमें नजर आ रहे हैं। तो उसमें पहला प्रभाव होता है संक्षारण का। संक्षारण का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने अपने देखा होगा, जैसे लोहे की रेलिंग हो गई या कोई लोहे का पुल हो गया या अपने किवाड़ हो गए या अपने लोहे की कोई खिड़कियाँ वगैरह हो गई, उनके अपन क्या करते हैं, कलर करते हैं, या गेट के ऊपर अपन कलर करते हैं। तो अपन कलर इसीलिए करते हैं ताकि उसको संक्षारण से बचाया जा सके। संक्षारण को अपन देसी भाषा में अपन बोलते हैं जंग, यानी जंग लग जाती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, संक्षारण। संक्षारण में क्या होता है, धातु का अपघटन होता है और उसके जो बाह्य भौतिक गुण है उनमें बदलाव हो जाता है। यानी जैसे लाल दिख रहा है तो फिर काला दिखाई देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, चांदी होती है, चांदी कुछ दिनों बाद में थोड़ी सी काली पड़ जाती है, लेकिन ध्यान रखना सोने के ऊपर जंग नहीं लगती है, यानी उसका संक्षारण नहीं होता है। इसी प्रकार वो तांबे का कोई वायर है तो तांबे का वायर क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो ये भी एक संक्षारण का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये पहला हो गया इसका प्रभाव। दूसरा प्रभाव है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो तेल से बनाया है या कोई घी से बनाया है, वो खाद्य सामग्री है कुछ दिनों बाद में खराब हो जाती है। अपन देखते हैं जैसे मान लो आपने ताज़ा बनाया उस समय तो अच्छी थी, जैसे मान लो बर्फी गुलाब जामुन रसगुल्ला बनाया अपन देखते हैं उसको अगर 10 दिन बाद में खाना चाहेंगे तो वो वाला स्वाद उसमें नहीं रहता, यानी उसके स्वाद में जो बदलाव हो गया, उसी स्वाद को में जो बदलाव हुआ उससे अपन कहते हैं विकृत गंधिता। आपने देखा होगा जैसे चिप्स वगैरह की पैकेटें होती है, थैलियाँ होती है, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीकरण को घटाने के लिए ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। नाइट्रोजन क्या होती है, इतना प्रभाव नहीं डालती है, यानी वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अपने जो चिप्स को जो तला है ना वो खराब नहीं होता लंबे समय तक। ठीक है, लास्ट में अपन देख लेते हैं ताप के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ताप के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, पहला उष्माक्षेपी और दूसरा उष्माशोषी। तो देखो उष्माक्षेपी का उदाहरण मैं आपको पहले समझा दूं, प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मैथेन है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 बनेगा, साथ में जल और साथ में ऊर्जा बाहर निकलती है। अब समझो इस चीज को, उष्माक्षेपी यानी उष्मा को बाहर निकालना, यानी वह सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा बाहर निकलती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, श्वसन एक प्रकार से उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और दूसरा इसका प्रकार है उष्माशोषी। उष्माशोषी यानी जो जिन अभिक्रियाओं में उष्मा ली जा रही है, चाहे वो प्रकाश के रूप में ले रहे हैं या विद्युत धारा के रूप में ले रहे हैं या ताप के रूप में ले रहे हैं, उन सभी अभिक्रियाओं को हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में आज अपना जो कक्षा 10 का लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण समाप्त होता है। अब देखिए जैसे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं,
और मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा। आप लोगों के लिए अच्छे मेहनत के साथ में मैं नोट्स तैयार किए हैं, तो ये मैं नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन तब जब हमारे वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स हो जाएंगे, तो आपसे इतना ही उम्मीद करते हैं। और जल्दी ही अपन सेकंड वीडियो यानी चैप्टर नंबर 2 जल्दी लेके आएंगे, और इसी सीरीज के साथ में आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करवा जाएगा, वो भी निःशुल्क करवा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमें ये चीज़ पसंद आई है या हमें ये चीज़ और समझनी है। अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने जो दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के इतना ही, धन्यवाद।